बीकॉम सेकेंड ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, अपने एबीएससी पेपर फर्स्ट में इनकम टैक्स का पेपर चल रहा है। तो इसमें आपके मैंने शुरू में बताया था कि आय के 5 शीर्षक होते हैं। एक आपके इनकम फ्रॉम सैलरी हेड, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, चौथा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस, और ये पांचवा शीर्षक आपका है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अन्य साधनों से आय शीर्षक। पांचवा हेड इसको बोलते हैं इनकम का। अब इसमें आपको क्या खास बात ध्यान रखनी है कि ऐसी आय जो कर योग्य है, कर मुक्त नहीं है, और अन्य जो शुरू के 4 शीर्षक हैं उसमें उसको सम्मिलित नहीं किया गया है, तो उन सभी कर योग्य आयों को इस 5वें शीर्षक में सम्मिलित किया जाता है, जिसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड, अन्य साधनों से आय शीर्षक। तो इसमें एक तो क्या है कि आय का होना जरूरी है गत वर्ष में, और वो आय कर मुक्त नहीं होनी चाहिए, कर योग्य होनी चाहिए। और तीसरा, जो इससे पहले के 4 शीर्षक हैं उसमें उन आयों को समावेश या उसमें सम्मिलित नहीं किया जा सकता, नहीं किया गया है। तो अब जो बची हुई जो आय हैं वो आपके इस शीर्षक में आती हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अब ये बात आती है कि अन्य साधनों से आय शीर्षक में कौन कौन सी आयों को, कर योग्य आयों को सम्मिलित किया जाता है, यानी इस शीर्षक की कौन कौन सी टैक्सेबल इनकम है, ये इसकी व्याख्या आपको मैं आज करने जा रहा हूँ। कि अन्य साधनों से आय शीर्षक में एक क्वेश्चन भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 नंबर का कई बार एग्जाम में आपके आ जाता है कि अन्य साधनों से आय शीर्षक की कर योग्य आयों का वर्णन कीजिए, विस्तृत विवरण कीजिए कि ऐसी कौन कौन सी आय है जो इस शीर्षक के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। तो अब इसमें क्या है कि जो कर योग्य आय अन्य साधनों आय शीर्षक में सम्मिलित की गई हैं उसमें आपके जैसे एक आपकी आती है आकस्मिक आय, कैजुअल इनकम। आकस्मिक आय, कैजुअल इनकम। अब आकस्मिक आय कौन सी हो सकती है कि ऐसी आय जिसके प्राप्त होने का आपको कोई अंदेशा नहीं था और अचानक ही आपको प्राप्त हो गई है, ऑल ऑफ ए सडन, तो ऐसी आय को आकस्मिक आय कहते हैं। जैसे आपके लॉटरी है, वर्क पहेली है, जुआ है, शर्त है, ये कौन सी है आपकी आकस्मिक आय है। जैसे आप जा रहे हैं और सड़क के ऊपर आपको किसी का पर्स गिरा हुआ मिला है, उसमें कुछ पैसे हैं, तो ये भी क्या है, आकस्मिक आय। यानी ऑल ऑफ ए सडन आपको बिल्कुल भी आशा नहीं थी कि कोई आय प्राप्त हो सकती है, लेकिन अचानक आपको प्राप्त हो गई है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि लॉटरी है, वर्क पहेली है, जुआ है, शर्त है, तो ये आकस्मिक आय के उदाहरण हैं। इसके अलावा एक लंबी चौड़ी लिस्ट है अन्य साधनों से आय शीर्षक में, जो मैं आपसे व्याख्या करना चाहता हूँ। जैसे वेतन एवं पेंशन की प्रकृति की आय, अदर इनकम इन नेचर ऑफ सैलरी एंड पेंशन के रूप में आय है, जो अन्य साधनों से आय शीर्षक में सम्मिलित की गई हैं। इसमें क्या है कि जैसे फैमिली पेंशन, पारिवारिक पेंशन। पारिवारिक पेंशन का मतलब ये होता है कि जब जो मेन आदमी है पेंशन प्राप्त करने वाला, वो जब एक्सपायर हो जाए तो उसके जो बचे हुए परिवार के जो सदस्य हैं, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, उनको जो पेंशन मिलती है उसको बोलते हैं फैमिली पेंशन। और ये जो फुल पेंशन होती है उससे कम हो जाती है, ठीक है, तो वो आपका फैमिली पेंशन, ये अन्य साधनों से आय शीर्षक में इसको सम्मिलित किया गया है। संचालकों को कंपनी से वेतन, कमीशन एवं अनुलाभ जो मिलता है डायरेक्टर्स को,
जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, ये भी उनकी अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंदर आय मानी जाती है, क्योंकि उनके बीच में कर्मचारी और नियोक्ता का संबंध नहीं होता संचालक और कंपनी के बीच में, इसलिए उनको मिलने वाला वेतन, बोनस, कमीशन जो भी है वो उनकी अन्य साधनों से आय शीर्षक में सम्मिलित किया जाता है। कर्मचारी द्वारा अपने नियोक्ता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त पारिश्रमिक, जहां आप कर्मचारी नौकरी करता है उसके अलावा अन्य किसी नियोक्ता से उसको कुछ रेम्युनरेशन मिला है तो वो भी अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होता है। नौकरी से नियोक्ता से नौकरी संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों का पारिश्रमिक, सेवा समाप्ति पर नियोक्ता से प्राप्त क्षतिपूर्ति, अगर आपकी सर्विस नियोक्ता ने समाप्त करी, आपको कोई कंपनसेशन मिलता है तो वो भी आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है। संसद एवं विधानसभा सदस्यों द्वारा प्राप्त वेतन एवं कर योग्य भत्ते, ये जो MP MLA जो होते हैं, क्योंकि इनमें और सरकार में कर्मचारी नियोक्ता का संबंध नहीं है, तो इनको मिलने वाले जो भी वेतन और इनके भत्ते हैं वो भी इनकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आते हैं। किराए से आय, इनकम फ्रॉम रेंट, भूमि, भवन, फर्नीचर, प्लांट, मशीन के किराए से आय, अगर कोई अपना भूमि है, भवन है, फर्नीचर है, प्लांट है, मशीनें हैं, ये कोई किराए पे देता है, रेगुलर बिजनेस नहीं है, कभी कभी देता है, तो ये इनसे होने वाली आय अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। अच्छा, इसमें क्या होता है कि उप किराएदारी से जो प्राप्त किराया है वो भी इनकम फ्रॉम सब टेनेंसी, कि एक किराएदार है और किराएदार वाले हिस्से में से कुछ मकान दूसरे को उठा देता है तो उसको मिलने वाला जो उप किराया है वो उसकी अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य माना जाएगा। कम समय के लिए पट्टे पर प्राप्त संपत्ति को किराए पर देने से आय, किराएदार को किराए के अतिरिक्त अन्य सेवाएं प्रदान करने से प्राप्त राशि, यानी एक लैंडलॉर्ड जो अपने टेनेंट को, किराएदार को किराए मकान की जो किराया है उसके अलावा अन्य कोई सुविधा प्रदान करता है, उसके बदले में कोई पैसे लेता है, वो भी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में मानी जाएगी। अब कुछ व्यापारिक आय, बिजनेस इनकम है जो अन्य साधनों से कर योग्य आय न हो, ऐसी बिजनेस जो अन्य साधनों से व्यापारिक आय जो अन्य किसी शीर्षक की कर योग्य आय न हो तो अदर सोर्सेज में आती है। जैसे कमीशन से आय है, इनकम फ्रॉम कमीशन, कौन सा, लॉटरी के एजेंट को प्राप्त कमीशन, बीमा एजेंट को प्राप्त कमीशन, NSE PPF पोस्ट ऑफिस में जमा करवाने प्राप्त कमीशन, अन्य कार्यों का प्राप्त कमीशन एवं दलाली, बिजनेस के अलावा जो कमीशन है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है। घुड़दौड़ के लिए घोड़े रखने से आय है, पेशागत एवं तकनीकी सेवाओं का पारिश्रमिक है, किताब लिखने की रॉयल्टी से आय है, सामान्य प्रकार की अन्य आय है, पेटेंट, ट्रेडमार्क आदि की रॉयल्टी है, बाहर से बाहर कृषि भूमि से आय है, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में है। हाट बाजार, मछली पालन या जंगल से आय, जर्नल, पत्रिका, अखबार में लेख देने का पारिश्रमिक, कई बार आप मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में कुछ लेख देते हैं तो आपको जो रेम्युनरेशन मिलता है वो आपकी अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होता है। की मैन पॉलिसी से प्राप्त राशि, अगर कोई व्यापार का महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो एक्सपायर हो जाए और उस पॉलिसी का कुछ पैसे मिले तो वो भी अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य मानी जाएगी। बंद हो चुके व्यवसाय की संपत्ति से आय है, खनिज पदार्थ निकालने से आय है, ये सब अन्य साधनों से आय शीर्षक का मैं जिक्र कर रहा हूँ आपके सामने। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की। इस शीर्षक में पूर्व में स्वीकृत व्यय डूबत ऋण जो गत वर्ष में प्राप्त हो गए हों तो अन्य साधनों में आएगा। कर्मचारी कल्याण योजना, भविष्य निधि हेतु प्राप्त राशि करदाता की आय मानेंगे, परंतु जब करदाता इसे संबंधित खाते में जमा करा देगा तब व्यय के रूप में कटौती मिलेगी। आकाशवाणी या दूरदर्शन पर दिए गए कार्यक्रम, कई बार आप रेडियो में और दूरदर्शन में, TV में कोई प्रोग्राम देते हैं, कोई वार्तालाप में हिस्सा लेते हैं तो इसमें आपको कोई रेम्युनरेशन मिलता है तो वो भी आपकी अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य आय मानी जाएगी। सलाह देने व ट्यूशन कार्य से आय, अगर आप किसी आदमी को सलाह देते हैं, कंसल्टेंसी सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं या आप ट्यूशन का कार्य करते हैं तो इस तरह से जो आपको आय होती है वो भी आपकी अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य मानी जाएगी। व्यापार प्रारंभ करने से पूर्व बैंक में जमा राशि पर ब्याज, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में सम्मिलित किया गया है। अब कुछ पूंजीगत प्राप्तियां जिन्हें आय मानेंगे। पूंजी संपत्ति के विक्रय अनुबंध पर प्राप्त राशि के जब्त होने पर जो आय है, अगर किसी को आपने अपनी पूंजी संपत्ति बेचने की कोशिश करी और आपका सौदा अनुबंध पूरा नहीं हुआ
और अगले ने आपसे संपत्ति खरीदी ही नहीं, तो उसने अगर कोई एडवांस आपको दिया तो वो राशि आपने जब्त कर ली है, तो जब्त की गई राशि है वो भी आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल मानी जाती है। फिर उपहार से मानी गई आय, ड्यूड इनकम फ्रॉम गिफ्ट, गैर संबंधियों से उपहार, मुद्रा में प्राप्त उपहार, चल एवं अचल संपत्ति के उपहार, अपर्याप्त प्रतिफल के बदले उपहार, ये भी अदर सोर्सेज की टैक्सेबल इनकम है। फर्म द्वारा अपर्याप्त प्रतिफल के बदले कंपनी के अंशों की प्राप्ति, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। फिर क्या है कि अस्पष्ट एवं अघोषित साधनों से आय। कई बार क्या होता है कि एक करदाता जो है ना अपनी आय के बारे में कोई उसका स्रोत नहीं बता पाता, स्पष्ट नहीं कर पाता, तो ऐसी सभी आयों को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सम्मिलित किया जाता है। जैसे बिना स्पष्ट किया हुआ नगद साख है, पुस्तकों में बिना लिखे विनियोग हैं, पुस्तकों में बिना लिखा हुआ धन है, विनियोगों की रकम जो पुस्तकों में वास्तविक राशि से कम दिखाई गई हो, न स्पष्ट किया गया व्यय है, हुंडी पर लिए गए ऋण तथा उनका भुगतान है, जीवन बीमा पॉलिसी से प्राप्त राशि है, धारा 80CA में वर्णित विनियोगों से प्राप्त राशि है, धारा 80CB में वर्णित यूनिट्स की पुनः खरीद से प्राप्त। तो ये जो आय है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत सम्मिलित की गई है। स्पष्ट एवं घोषित साधनों से आय जिसको कहा जा सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि किसी घर में जब छापा पड़ता है और इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को जब वो करदाता ये नहीं बता पाता ये खर्चा कहाँ से किया है या आपके पास जो पैसे हैं कहाँ से हैं, कौन सी स्रोत से आए हैं, तो वो न बता पाए तो इनको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सम्मिलित किया जाता है। लाभांश से आय, इनकम फ्रॉम डिविडेंड, सामान्य रूप से प्राप्त लाभांश, घरेलू कंपनी से प्राप्त लाभांश, विदेशी कंपनी से प्राप्त लाभांश, कंपनी के समापन पर संचित लाभों तक लाभांश वितरण, लाभांश के स्थान पर कंपनी द्वारा संपत्तियों का विवरण, अन्य लाभांश, कंपनी द्वारा अंशों के क्रय में संबंधित संचित लाभों का प्रयोग, सहकारी समिति से लाभांश, विदेशी मुद्रा में क्रय के विनियोगों पर लाभांश, प्रतिभूतियों पर ब्याज से आय, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। कई बार क्या है कि आप कुछ प्रतिभूतियां खरीदते हैं, उन उन प्रतिभूतियों के ऊपर जो ब्याज है वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सम्मिलित किया जाता है। करमुक्त एवं करयुक्त सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज हो सकता है, करमुक्त एवं करयुक्त गैर सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज हो सकता है, और विशेष प्रतिभूतियां NSE, किसान विकास पत्र, डीप डिस्काउंट बॉन्ड से ब्याज। फिर इसके अलावा आपके विनियोगों से अन्य आय, अदर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। तो इसमें किन किनों को सम्मिलित किया गया है, जैसे बैंक में, कंपनी, फर्म में, वित्तीय संस्थाओं में जमा से ब्याज। अगर आप किसी बैंकों में पैसे जमा कराते हैं, किसी कंपनी को पैसे उधार देते हैं, किसी साझेदारी संस्था में धन जमा कराते हैं, तो उससे आपको क्या ब्याज की प्राप्ति होगी। तो ये जो इंटरेस्ट है ये भी आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सम्मिलित किया जाएगा। विलम्ब से प्राप्त क्षतिपूर्ति से ब्याज केवल 50% ही प्रयोग होगा इसमें, और वार्षिकी से प्राप्ति, अगर आपको कोई एनओटी मिल रही है तो वो आपकी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। पोस्ट ऑफिस से प्राप्त ब्याज, विलम्ब से प्राप्त आयकर वापसी पर ब्याज, यानी कि जो आपका जब आप रिटर्न भरते हो तो आपको जो रिफंड अगर मान लो लेट हो जाता है तो उस पर अमाउंट पे कुछ इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन रिफंड आयकर विभाग द्वारा आपको दिया जाता है, वो भी आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शो करना चाहिए। क्योंकि जब आप रिफंड प्राप्त करते हैं तो उस रिफंड में इंटरेस्ट ऑन रिफंड भी अगर है तो उसको आपको अपनी रिटर्न में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के रूप में दिखाया जाना चाहिए। फिर अप्रमाणित भविष्य निधि से सेवा समाप्ति पर प्राप्त ब्याज, जो आपकी अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, तो सर्विस समाप्त होने के बाद उसके ऊपर जो ब्याज है वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सम्मिलित किया जाता है। तो ये एक लंबी चौड़ी जो है आपको मैंने लिस्ट अन्य साधनों से आय शीर्षक की जो आय हैं, करयोग्य आय हैं, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताने की चेष्टा और कोशिश की गई है। तो कई बार जब 20 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको इन सभी आयों का जो है जिक्र करना है, वर्णन करना है कि आप जो अन्य साधनों से आय शीर्षक है उसमें ये
मोटा मोटी जो आय आपको बताई है, जिसमें इसमें आप बड़े हेडिंग दे सकते हैं कि आकस्मिक आय हो गया, जैसे वेतन एवं पेंशन की प्रकृति की आय हो सकती है, और किराए से आय है। व्यापारिक आय जो अन्य किसी से करी योग्य आय न हो, उसमें जैसे कमीशन से आय है। पूंजीगत प्राप्तियां जिन्हें आप आय मानेंगे, अस्पष्ट एवं अघोषित साधनों से आय है। लाभांश से आय है, प्रतिभूतियों पर ब्याज है, विनियोगों से अन्य आय है। तो इन सब चीज़ों को आप एक अच्छी तरह से इसका क्वेश्चन तैयार कर लीजिए कि अन्य साधनों से आय शीर्षक में कौन कौन सी कर योग्य आय को सम्मिलित किया जाता है, और ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट थ्योरी का क्वेश्चन बनता है आपके पेपर के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।